आज की इस वीडियो में लूसेंट बुक से संबंधित सारे प्रश्न हैं। यदि लूसेंट बुक आप लोग पढ़े हैं तो 50 प्रश्न में से 30 प्रश्न सही करके हमें दिखाइए और आप लोगों को एक तरह से टेस्ट देना है। तो देखिए आप लोग टेस्ट देकर कि कितना प्रश्न सही हो पा रहा है और हमें कमेंट करके बताइएगा लास्ट में कि कितना प्रश्न सही हो पाया है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? सोचिए और देखते जाइए कि कितना प्रश्न सही हो पा रहा है। तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्री गुप्त था। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। गुप्त वंश का प्रतापी राजा कौन था? सोचिए, टाइम दे रहे हैं कुछ सोचने का। तो गुप्त वंश का प्रतापी राजा कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक कर दीजिए। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? सोचिए, जानते हैं तो और कॉपी में लिखते जाइए कितना प्रश्न सही हो पा रहा है। समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? सोचिए, देखिए आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हरिसेन है दरबारी कवि समुद्रगुप्त का। चीनी बौद्ध यात्री फाहियान किसके दरबार में आया था? फाहियान जो था किसके दरबार में आया था? सोचिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में फाहियान आया था, चीनी यात्री। कालिदास किसके समकालीन थे? ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। सोचिए, बताइए, कॉपी में नोट करते जाइएगा कितना कौन सा प्रश्न सही हो पा रहा है आप लोग का। चंद्रगुप्त द्वितीय। कालिदास किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ऐसे सारे वीडियो में इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन है। गुप्त, कुमार गुप्त थे, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे कुमार गुप्त। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी? गुप्त शासकों की सरकारी और दरबारी भाषा क्या थी? सोचिए, याद करके देखिए। संस्कृत था दरबारी भाषा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और टेस्ट दिलाइए। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? सोचिए, सोचने का टाइम कुछ देर दे रहे हैं। देखिए, एरन अभिलेख भानुगुप्त से है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए ताकि वो भी टेस्ट दे सकें और आप लोग देखिए कि उनका कितना सही हो पा रहा है, आपसे ज़्यादा या कम। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? सोचिए, सोचने का टाइम दे रहे हैं, याद करिए, देखिए याद करके। तो गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। फाहियान कहाँ का निवासी था? आप जितना भी प्रश्न हल कर रहे हैं एक कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और हल करिए कौन सा प्रश्न सही हो पा रहा है, कौन सा गलत, देखते जाइए और बाद में नोट करिए कि कितना प्रश्न सही हुआ है। तो फाहियान कहाँ का निवासी था? चीन का निवासी था। कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? कुमार संभवम महाकाव्य के लेखक कौन हैं? कौन लिखे थे? सोचिए, कालिदास लिखे थे। कुमार संभवम के लेखक कौन है? कालिदास। वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक कर दीजिए। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? गुप्त काल की जो सोने की मुद्रा थी उसको क्या कहा जाता था? सोचिए, सोचने का टाइम दे रहे हैं, टेस्ट के रूप में ले रहे हैं। तो सोने के मुद्रा को दिनार कहा जाता था गुप्त काल में। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, गुप्त राजा जिनको विक्रमादित्य भी कहा जाता था, वो कौन थे? सोचिए, सोचकर बताइए आप लोग कि विक्रमादित्य किन्हें कहा जाता था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जानते थे।
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। गणित में दशमलव प्रणाली का आविष्कार किस काल में हुआ? गणित में दशमलव प्रणाली का आविष्कार किस काल में हुआ? सोचिए और बताइए। गुप्त काल। गणित में दशमलव प्रणाली का आविष्कार किस काल में हुआ? गुप्त काल में। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को क्या कहते थे? गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को क्या कहते थे? सोचिए, सोचने का समय है। रूपक कहा जाता था। चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? रूपक कहा जाता था। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? सोचिए, टेस्ट हो रहा है। एरन अभिलेख से सती प्रथा का पहला उल्लेख मिलता है, एरन अभिलेख से। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? पेन और कॉपी लेकर बैठना है और टेस्ट देना है और देखते जाइए कौन सा प्रश्न आपका सही हो पा रहा है और लास्ट में जोड़ लीजिएगा कितना प्रश्न सही हुआ है। तो गुप्त काल को बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई किस काल में? बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई किस काल में? सोचिए, टेस्ट ले रहे हैं तो थोड़ा टाइम दे रहे हैं आप लोग को सोचने का। गुप्त काल में बाल विवाह प्रथा आरंभ हुई थी। गुप्त काल में कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? गुप्त वंश था जो हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? सोचिए, कमेंट करके बताइएगा हमें लास्ट में कि कितना प्रश्न सही हुआ है। टेस्ट दे रहे हैं। प्रयाग अभिलेख में है। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? सोचिए और याद करते भी जाइए। टेस्ट भी देते जाइए, याद करते भी जाइए। तो गुप्त वंश ने, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए? गुप्त वंश। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक था कौन था? नाटक का नायक कौन था? अग्निमित्र था नायक। याद रखिएगा आप लोग। सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? किस काल में हुआ था धमेक स्तूप का निर्माण? बताइए, सोचिए आप लोग। गुप्त काल में हुआ था धमेक स्तूप का निर्माण। गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? कौन था? गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? तो आर्यभट्ट था। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? सोचिए, लूसेंट पढ़े हैं तो बताइए हमें। और देखिए, स्कंदगुप्त था जो हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? सोचिए, यदि याद आ रहा है तो सोच कर देखिए कि गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था। तो कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था गुप्त राजवंश।
अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है जानते हैं तो आप लोग नोट करते जाइए कापी में कि कौन कौन सा प्रश्न सही हो पा रहा है और हमारे आंसर से मिलाते जाइए। तो अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? गुप्त काल से संबंधित है। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु किससे संबंधित है? अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु किससे संबंधित है? सोचिए, 5 सेकंड आपके पास समय दे रहे हैं सोचने का कि अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए कि कैसा वीडियो लग रहा है और अपने दोस्तों को भी टेस्ट दिलवाइए, शेयर करिए वीडियो। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था? कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ? उसका क्या नाम था? उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ उसका क्या नाम था? नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था उत्तर गुप्त युग में। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? किस काल में हुआ था मंदिर निर्माण कला का जन्म? सोचिए, आधा आ पा रहा है तो देखिए हमारे आंसर से मिलाइए। गुप्त काल में हुआ था मंदिर निर्माण कला का जन्म। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य कहा जाता था, तो वो विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण किए थे जानते हैं? बताइए। शकों का उन्मूलन करने के बाद विक्रमादित्य उपाधि धारण किए थे। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? गुप्त काल में जो देवता सर्वाधिक लोकप्रिय थे उनका क्या नाम था? कौन देवता थे जो सर्वाधिक लोकप्रिय थे? सोचिए, जानते हैं तो कमेंट में भी हमें बता सकते हैं कमेंट करके। तो विष्णु जो थे वो सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे गुप्त काल के। महरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? महरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? बताइए हमें। चतुर्थ सदी ईस्वी में हुआ था। महरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण चतुर्थ सदी ईस्वी में हुआ था। धन्वंतरी कौन थे जानते हैं तो बताइए और देखिए सोचकर कि आपका आंसर मेरे आंसर से मिल रहा है या नहीं। सोचिए, 5 सेकंड समय है आपके पास सोचने का। धन्वंतरी थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की राज दरबार के नवरत्न में से एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। आप लोगों से निवेदन है, कृपया चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? बताइए। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से जुड़े थे। गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी। गुप्त युग में भू राजस्व की दर कितना था? उपज का 6ठा भाग था। गुप्त युग में भू राजस्व की दर कितना था? उपज का 6ठा भाग था। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? सोचिए, टेस्ट में कुछ देर समय दिया जाता है इसलिए आप लोग को समय दे रहे हैं सोचने का। गुप्त काल, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल की। किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? सोचिए, जानते हैं तो हमारे आंसर से मिलाकर देखिएगा आपका आंसर सही हो रहा है या नहीं।
किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? गुप्त काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? बताइए, कहाँ से मिलता है सती प्रथा का उल्लेख? एरन अभिलेख से। एरन अभिलेख से सती प्रथा का पहला उल्लेख मिलता है। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? सोचिए, देखिए जानते हैं कि नहीं आप लोग। बयाना भरतपुर से मिला है। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर मिला है बयाना भरतपुर। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? सोचिए, देखिए आता है कि नहीं आपको। उज्जैन था विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र। किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? सोचिए, देखिए 5 सेकंड आपके पास समय है। समुद्रगुप्त। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? ये भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको रट लीजिए कि द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है। यदि जानते हैं तो कमेंट करके बताइए। आपके पास 5 सेकंड समय दे रहे हैं और हमें कमेंट करके बताइए कि द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है। लूसेंट पढ़े होंगे तो ज़रूर जानते होंगे। कमेंट करके बताइए हमको द्वितीय अशोक किसे कहते हैं। हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबार के कवि थे? ये भी जानते हैं तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ऐसे टेस्ट दे रहे हैं तो आप लोग नोट करते जाइए कि कौन कौन सा प्रश्न सही हो पा रहा है 1 से 50 तक में। तो हर्षवर्धन के राज दरबार कवि थे बाणभट्ट। हेनसांग ने किसे शिलादित कहा है? हेनसांग जो थे वो किसे शिलादित कहे थे? सोचिए और बताइए। हर्षवर्धन को हेनसांग ने शिलादित कहे थे। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? चालुक्य राजा जो था पुलकेशिन द्वितीय, उसे किसने पराजित किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने पराजित किया था। हर्ष की जीवनी किसने लिखी थी? हर्ष की जीवनी कौन लिखे थे? जानते हैं तो बताइए, कमेंट कर सकते हैं आप लोग। बाणभट्ट। हर्ष की जीवनी किसने लिखी थी? तो बाणभट्ट लिखे थे हर्ष के जीवनी। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? सोचिए, देखिए आपको आ पा रहा है कि नहीं। धार्मिक सभा प्रयाग में क्या करता था हर्षवर्धन। कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? लास्ट प्रश्न है, 50वां प्रश्न है। आप लोग देखिए कि कितना प्रश्न सही हो पा रहा है और कमेंट करके हमको लास्ट में ज़रूर बताइएगा। तो कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। आप लोगों से निवेदन है, कृपया चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिए।